राज व्यवस्था। भूगोल का आप लोग का रिकॉर्डेड क्लासेस लगातार मिलते जा रहा होगा और रिकॉर्डेड क्लासेस के बाद भूगोल का टेस्ट सीरीज टाइप का चला देंगे। जो नया सिस्टम होगा उसको फिर से अपडेट कर देंगे। कोई कमी रहेगा किसी वीडियो में तो फिर से आपको पढ़ा देंगे। इसलिए ज्योग्राफी उधर धीरे धीरे आपका इनपुट हो रहा है, जिसको एक बार पढ़ लेंगे बढ़िया से। और इधर इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, ये पूरे ढंग से हम लोग नए सिरे से यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था हम लोग का ये सेक्शन शुरू होगा, इंडियन पॉलिटी। अब देखिए, किसी भी जनरल कंपटीशन में इंडियन पॉलिटी से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है और इसलिए आपको एकदम ध्यान देना है। पॉलिटी सबसे आसान और सबसे बढ़िया बनने वाला ये सेक्शन है आपका इंडियन पॉलिटी। तो हम चाहेंगे कि पॉलिटी को न सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट बनाइए, अंदर से इंटरेस्ट जगाइए और ये खुद आपको पढ़ने की इच्छा भी करे कि इसमें खूब मन से इसके बारे में जाने। बहुत अच्छी चीज की जानकारी भी आपको मिलेगी इसमें। तो सबसे पहले देखिए, नाम ही है राज व्यवस्था, शासन प्रशासन की व्यवस्था। तीन तरह की बातें होती है। एक तो होती है कि कोई प्रकार का हम नियम बनाए। नियम कुछ भी हो सकता है। हम अगर कह दें कि हाँ शराब नहीं पीना चाहिए, पीने वाले को जेल होगा, नियम हो गया। अगला सरकार ये भी कह सकते हैं कि हाँ शराब पी सकते हैं, जेल नहीं होगा तो नहीं होगा। पी के जो सीधा खड़ा रह गया उनको जेल नहीं होगा, पी के अगर टगने लग गए तो उनको जेल होगा, नियम वही हो गया। जो भी चाहे नियम एक चीज हो गया। इस नियम को पालन कराने के लिए, इस नियम को तोड़ने वाले को सजा देने के लिए तीन तरह की बातों की कल्पना की गई और उन तीन तरह की बातों में शुरुआत में सिर्फ एक ही था। ये सभी बात राजा सोचा करते थे। पहले राजतंत्र होते थे और जो सबसे अमीर होते थे प्रायः उन्हीं का वंश राजा होते थे और राजा का मतलब ये तय होता था कि वही व्यक्ति बन सकता है जो रानी के कोख से जन्म लिया है, दूसरा नहीं बन सकते। रानी के कोख से जन्म लिए हैं वही राजा बनेंगे और इसके लिए वंश कई तय होते थे। उन्हीं के वंश में जो व्यक्ति है, अगला मर गए तो नेक्स्ट पीढ़ी, अगला मरे तो उनके बाद वाले, उन्हीं के वंश से राजा बनाए जाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट मेन बात है, मध्य के अगर पीरियड में, मध्य मिडाइवल फेज में आप देखें तो सबसे मेन कंट्री की बात की जाए जिसका अधिकांश देश फॉलोअर होता था। जल्दी बताओ सबसे मेन देश कौन रहा होगा जिसका अधिकांश देश फॉलो करता था? वो जैसा करेगा लोग उस तरह की कल्पना करेंगे। गेस करिए जल्दी से, देश का नाम लिखिए। आपको क्या लगता है, जरा सोचे देखें। इंग्लैंड लग रहा है कई बच्चों को। वेरी गुड, ब्रिटिश इंग्लैंड को ही बात हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको हम समझाएं कि मध्य काल का जो फेज है उस समय सबसे मेन कंट्री जो था उस देश का नाम था फ्रांस। इंग्लैंड नहीं है, मेन कंट्री है फ्रांस। और फ्रांस के बारे में कहा जाता था कि अगर फ्रांस को सर्दी होती थी तो यूरोप छींकता था। अब बताओ यूरोप छींक रहा है क्यों? फ्रांस को सर्दी हो गई। कहने का सेंस है जो बातें फ्रांस में हो जाएगा वो पूरे यूरोप में धीरे धीरे हो जाएगा। ये सर्दी और छींक का मतलब हो गया। और इसी कड़ी में हम लोग देखें, फ्रांस में मुख्य रूप से जो वंश चल रहे थे, आप सभी लोग जानते हो, बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। सब जगह अलग अलग वंश थे। रूस की बात करें तो रोमनो वंश चल रहे थे। और इन सभी वंशों में एक खास बात क्या थी, राजा काफी निरंकुश होते थे। निरंकुश का मतलब है कि राजा पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं है, वो जो चाहेगा वही करेगा। अब सोचो ना, लुई 14वां वगैरह राजा जब आया तो ये लोग यहां तक कहने लगा कि मैं ही राज्य हूं और मेरा हर बात कानून है। कानून के लिए कोई लिखी हुई किताबें नहीं होती थी। ये कहते थे कि हम ही राज्य है। राज्य का मतलब ही मत सोचो कि इधर उधर कोई देश और राज्य, मैं ही राज्य हूं और मेरा हर बात कानून है। हम जो बोल दिए वही कानून है। अब सोचो कितना तरह की बात थी। दो भाई लड़ के आया, पुलिस पकड़ के लाई है राजा का कि दोनों भाई है सर, रोड पर लड़ रहा था। लुई 14वां कर रहा, दोनों को मृत्यु दंड दे दो, दोनों मार दिए गए। अब सोचिए अगर आया कि सर ये दोनों डकैत है, डकैती किया है, तो सोचिए ये दोनों डकैती किया है तो राजा कह रहा है कि इसको छोड़ दीजिए। और उस बीच में आप जैसे कोई लोग पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों, तो इसको जेल में डाल दो। ऐसा क्यों नहीं पूछना है, मेरा हर बात कानून है। हमारा जो मूड में आ गया वही कानून है, वही चीज नियम है, वही लागू होगा। ऐसा निरंकुशता चल रहा था। उसी समय की बात अगर पैरेलल में करें तो सब राजा शोषण ही कर रहे थे, चाहे वो रूस के राजा हो, ऑस्ट्रिया के राजा हो, चाहे वो फ्रांस के राजा हो। हर राजा की स्थिति शोषणकारी थी। अगर किसी राजा की स्थिति अच्छी थी तो वो था इंग्लैंड, जिसको यूके तुम बोल रहे हो। यहाँ का राजा थोड़े अच्छे स्थिति में थे इन सभी से, क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने लेसेस फेयर, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। दोनों बात पर ध्यान देना।
इंग्लैंड के राजा और फ्रांस के राजा, रूस के राजा में अंतर है। इंग्लैंड के राजा का नीति है अहस्तक्षेप, लेसेस-फेयर। अहस्तक्षेप का मतलब जियो और जीनो दो, मतलब ये राजा अपना शासन अपना खुद ढंग से करेगा। धीरे धीरे जब ब्रिटिश संसद भी होंगे तो उसमें चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो या हाउस ऑफ कॉमन्स हो, इनके कोई भी हेड बनेंगे, इस पे भी बहुत ही हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये अपने ढंग से करे, ये अपना ढंग से चल रहा है। ये बहुत दबावकारी नीति इंग्लैंड के राजा नहीं कर रहे थे, इसीलिए इंग्लैंड के राजा अभी तक सुरक्षित है, लेसेस-फेयर है, वो अपना निश्चिंत होके है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इन लोग का तो हर जगह हस्तक्षेप। और इसी बीच जब राजा बहुत हस्तक्षेप करने लगे तब कई पढ़े लिखे बुर्जुआ वर्ग जिसको कहते हैं, ये पढ़े लिखे कई जो मध्यम वर्ग बुर्जुआ वर्ग है, इन लोगों ने अपना अपना कुछ चिंता शुरू किया और इन सभी चिंतक को ये सभी ने मेन योगदान दिया। जो अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे ये फ्रांस के चिंतक से ही मुख्य रूप से शुरू होती और इसमें मुख्य रूप से कई व्यक्तियों का नाम इंपॉर्टेंट है, मोंटेस्क्यू, डिडरो, ये सभी कई नाम सुनोगे। और इन सभी ने, डिडरो ने, मोंटेस्क्यू ने, सभी ने एक नई चीज की अवधारणा लाई और वो चीज का नाम था शक्ति का पृथक्करण। ध्यान से समझेंगे शक्ति का ये पृथक्करण क्या है, इसी चीज को मेन समझना है। शक्ति का पृथक्करण का मतलब है कि इसमें शक्ति का बंटवारा हो। एक ही व्यक्ति के पास अगर अथाह शक्ति हो जाए, सत्ता का पूरी चीज एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाए, तो वो व्यक्ति सही निर्णय नहीं लेगा। और इसीलिए शक्ति पृथक्करण के थ्योरी पर 3 बात शुरुआत की गई कि एक ऐसा पावर हो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ नियम बनाना रहे। इसका काम नियम बनाना है, बाकी उस नियम को पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये उस पर ज्यादा ध्यान ना दे, बनाए। और इसी को कहा गया कि ये विधायिका होंगे। हम लोग जो विधायक जी चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, उनका काम केवल नियम बनाना है। अगर इन लोग अपने जो है मान ले संसद की बात करें या फिर हम लोग राज्य में अगर हम लोग कहें तो राज्य के विधानसभा की बात करें, तो ये विधायक जी लोग अगर पास कर दें कि शराब पीना कानूनन अपराध है, तो ये नियम बना दिए, इनका काम बनाना है। ऐसा नहीं कि विधायक जी गांव में घूमेंगे तो आप 10 को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि ये देखिए शराब पी रहा है, इसको सजा दीजिए। ऐसा आप नहीं कर सकते। विधायक जी का काम बनाना है, काम हो गया। अब नियम लागू करना ये अलग है, इस चीज को जो नियम यहां बन जाए उसको ही इंप्लीमेंट करे, और इसी को हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। इसी के अंतर्गत जो हम लोग पुलिस देखते हैं, जितने भी ऑफिसर्स देखते हैं, डीएम देखते हैं, जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, ये सभी का काम है बने हुए नियम को पालन करना, और इन्हीं को कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका का काम ये नहीं है कि कोई शराब पी लिया तो ये पकड़ के कहेंगे कि इसको मृत्यु दंड दे दो, मारो इतना लाठी कि मर जाए। इसका काम है कि अगर ये बनाए हैं कि नहीं शराब पीना अपराध है तो ये पुलिस पकड़ेगी, और इनको वही कानून इनके पास होगा जो उसके अंतर्गत इसका न्याय करेंगे, और इसको न्यायपालिका के नाम से हम लोग जानते हैं। ये 3 पीढ़ी है, 3 सिस्टम है, और यही मोंटेस्क्यू, चेम्सफोर्ड, डिडरो, ये सभी का थ्योरी है शक्ति का विभाजन। अगर एक ही व्यक्ति के पास शक्ति नहीं रहेगा तो वो कभी अनियंत्रित नहीं होगा। 3 प्रक्रिया से गुजारा जाना चाहिए। अब मान लें कि यूपी की ही बात करें तो आप सभी लोग अभी जान रहे हैं एक दुबे जी की घटना, जिसमें देखे कि उन्होंने विधायिका के कानून बना, हथियार नहीं रखना है, ये नहीं करना है, उसका वो पूरे उल्लंघन किए, कई पुलिसकर्मी वाले को भी मार दिए विकास दुबे जी। और तब जब वो गलती किए तो कार्यपालिका का काम था पकड़ना, पकड़ में भी आ गए। पकड़ने के बाद इनकी ड्यूटी थी न्यायपालिका के पास पहुंचाना। ये अब तय करें कि उसको फांसी मिलेगा, मृत्यु दंड मिल देना है, आजीवन कारावास देना है, ये तय करेंगे। अब इनके द्वारा ही ये मार दिए गए, तो सवाल तो उठता है कि तो फिर इनका पावर कहां जाएगा? तो ये भी अपनी कमेटी बना के उस पर जांच कर रहे हैं। हो सकता है जांच में अगर दोषी पाया कि जान के मार दिया तो पुलिस वाले को मर्डर केस उन पर चल जाए, हो सकता है ये अपना करें। 3 जगह पावर का विकेंद्रीकरण, और इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ये धीरे धीरे देखो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स से आपके अंदर एक रुझान उत्पन्न हो। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे जिसको समझे, शासन जो कहते हैं उसको किस प्रकार से किया जा सकता है। तो शासन का 2 रूप है। एक को हम लोग कहते हैं कि शक्ति का, पावर का केंद्रीकरण हो, और दूसरा नंबर कहते हैं डिसेंट्रलाइज हो, विकेंद्रीकरण हो। देखो 2 बातें हैं, अब दोनों बात को समझना होगा हम लोग कैसे क्या करें। एक है सेंट्रलाइजेशन, एक जगह पावर का केंद्रीकरण। अब आपके घर में केवल पिताजी फुल पावर लेके बैठे हुए हैं, पैसा कहां खर्च होगा वही सोचेंगे, आएगा कहां से वही सोचेंगे, चावल में कहां से आएगा वही सोचेंगे, बनेगा क्या वही सोचेंगे, उल्टा पुल्टा कुछ बन गया गुस्सा कर रहे हैं। ये यानी एक जगह पावर का केंद्रीकरण है। और दूसरा नंबर है शक्ति का भी केंद्रीकरण। अब हम क्लास में गए,
सिर्फ हम चाहें कि कहां झाड़ू लगेगा, कहां साफ होगा, बोर्ड कहां होगा, बेंच कहां होगा, ये सिर्फ डायरेक्टर हम सोचेंगे तो ये केंद्रीकरण है। लेकिन हम चाहें तो अपने पावर को, शक्ति को बांट दिए, क्लास का एक मॉनिटर चुन दिए, मॉनिटर की ड्यूटी दे दिए कि इसमें जल विभाग एक बनेगा, इसका काम पानी भरना है, सफाई विभाग बनेगा, इसका काम सफाई करना है, एक अलग विभाग बना दिए जिसका काम वर्ग में शांति स्थापित करना है। सब मिल करके तब हम लोग लेके चलेंगे तो कहोगे कि वो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण। दो तरह की बात है। अगर किसी आदमी को बिजनेस करना है, हो सकता है कि हम खुद अकेले बिजनेस शुरू करें, अकेले अपना दुकान खोले, अकेले सारे सिस्टम को किए, मेरा पूंजी लगा है, हम अपना चला रहे हैं, एक सिस्टम हुआ, ये सेंट्रलाइजेशन है। हो सकता है 4-5 आदमी मिलकर 5 साथी अपने पैसा को लगाए और इन सभी के पैसा से पार्टनरशिप पर हम अपने किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। अब आप ही बताओ, अगर पार्टनरशिप पर बिजनेस है और एक अकेले बिजनेस है, लिखित कब चाहिए, अकेले वाला में या पार्टनरशिप वाला में? जल्दी से सोच के बोलिए। अकेले कब, अकेले है तब लिखित चीज चाहिए या पार्टनरशिप है तब लिखित चाहिए? आप बिजनेस कर रहे हो, लिखित कब करो? वेरी गुड, पार्टनरशिप वाले में देखिए, बहुत बढ़िया, ये तो आप लोग समझने लगे हो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अगर हम पार्टनरशिप पे हैं तो हम अपना नियम कानून लिखेंगे, कब किस स्थिति में क्या होगा, दुकान बंद हो जाएगा अंतिम में तो किसको किसको क्या मिलेगा, कैसे चलेगा, कौन कौन चीज कौन देखेगा, इसके लिए लिखित चाहिए। बिना लिखित हम लोग दुकान बिजनेस शुरू नहीं करेंगे। लेकिन जब अकेले हैं तो कोई आदमी क्यों लिखेगा कि 8 बजे दुकान खोलना है, सामान खत्म होगा तो इकट्ठे, लिखने की क्या जरूरत है? हमारी इच्छा 9 बजे होगा, 9 बजे खोलेंगे, क्यों हम लिख के रखेंगे? बस यही चीज समझना है। किसी भी देश को चलाने के लिए दो बात है, एक तो अकेले कहीं पे हम सरकार बनाए, अकेले वो सरकार पूरे देश को चलाए, इसमें बीच में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ अकेले सरकार हमारा सेंट्रल सरकार होगी और वो देश को चलाए। तो उस कंडीशन में कोई लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरत है लिखने का? पूरा का पूरा लिखित संविधान का कोई काम नहीं है, क्योंकि एक ही, अब बताओ, भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री होते तो क्या देश नहीं चलता? क्या जरूरत था मुख्यमंत्री का? अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, अचानक डेथ कर जाते हैं, तो क्या राज्य में हंगामा हो जाता है? इलेक्शन नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा के 2 साल हम रख दिए, बढ़ा करके 6 महीना बढ़ाते चले गए, तो बताओ कि स्थिति अगर विकट भी रहे और हम यहाँ पे लागू किए हुए हैं, नहीं मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो क्या मेरा देश नहीं चलेगा? दौड़ेगा, खूब चलेगा। अब बताइए, इस कंडीशन में क्या जरूरत है संविधान लिखने का? राज्य विहीन अगर देश होगा तो कितना मजेदार होगा। कोई नहीं कहेगा कि बिहारी है, यूपी का है, एक केरला का है, एक बिहारी गरीब होता है, पंजाब के लोग ऐसे होते हैं। एक देश ऐसा भारतीय और राज्य है ही नहीं। और ऐसे भी कई देश हैं जहां राज्य विहीन है, राज्य की कोई है भी तो अस्तित्व उस टाइप का नहीं है, जो सेंट्रल चाहेगी वही तय करेगी, वही चलेगा, और वहां कोई लिखित संविधान नहीं है। क्या आप जानते हो ऐसा कोई देश जहां कोई लिखित है ही नहीं? बताओ जल्दी से, ऐसा कोई देश बताओ जहां कोई लिखित नहीं है, जल्दी से। यूएसए की बात कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है, वहां कोई लिखित संविधान नहीं है। बात समझिए, इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है। अमेरिका की जो तुम बात कर रहे हो, तो देखो, अमेरिका की बात हम करें तो अमेरिका में 13 अंग्रेजों का उपनिवेश था, मतलब 13 क्षेत्र थे जहां पहले से सब हेड था, और 13 उपनिवेश पर अंग्रेजों का राज। बात समझना। और सबसे पहले 4 जुलाई 1776 की बात है, बहुत पहले, भारत जिस समय गुलाम होने को था, उसी समय ये 13 उपनिवेश अंग्रेजों से आजाद होने पर था। और आजादी के लिए इन लोग एक अपने में मीटिंग रखा कि हम लोग कैसे शासन करेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग सब मिल करके एक देश बनाएंगे जिसका एक हेड होगा, लेकिन ये नहीं कि हम लोग पर उसका केवल नियम कानून चलेगा, वो विदेशी मामला देखे, हम लोग अपना मामला खुद देखेंगे। और इन स्टेटों ने अपने अधिकार को भी रखा, इसीलिए इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा गया। ये यूनाइटेड स्टेट का मतलब ये राज्यों का संघ हो गया, कि हम लोग का एक संघ होगा, यूनियन होगा, उसका एक व्यक्ति हेड होंगे, और ये हेड हमारे राज्य को बांट नहीं सकता, उतना ही बड़ा हमारा राज्य है उतना ही बड़ा रहेगा, ये डिवीजन नहीं हो सकता। और इस प्रकार अमेरिका पहला, ये जब देश स्वतंत्र हुआ, लोकतंत्र की स्थापना किया, तो विश्व में अमेरिका पहला देश बना जो अब इसको लिखित संविधान चाहिए। कारण समझ गए होंगे, क्योंकि ये राज्य अपना पार्टनरशिप टाइप का तैयार हो गया, तो इन लोग लिखित नहीं रहेगा तो कब लड़ाई हो जाएगी ठिकाना नहीं रहेगा। अब बताओ, हमारे मुख्यमंत्री अलग, प्रधानमंत्री अलग, अब मुख्यमंत्री कहेंगे कि शराब नहीं बेचो, मोदी जी आवे और कहे कि अरे यार हम आए पियो, कौन रोकेगा, हम हेड है, तो ये दोनों में तो फटाफटी हो ही जाएगा। तो इसके लिए तो लिखित चीज चाहिए कि कौन कितना बोलेंगे, किनका कितना पावर है। और इसीलिए लिखित संविधान की आवश्यकता इन चीजों में होती है जहां कई राज्य मिलकर के फिर एक सेंटर बनाते हैं।
तो भारत में क्यों लिखित संविधान है, क्या जरूरत पड़ी, ये सभी बातों पर चर्चा अब चलेगी। ये तो हमने कोशिश किया कि आप पॉलिटी से थोड़ा इंटरेस्ट जगा लें। अब आज का पॉलिटी का सिस्टम हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से भारत की बात अगर करें तो भारत में कई छोटे छोटे राजा बहुत सारे चल रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय 1707 ईस्वी में बहुत छोटे छोटे कई राजा हो चुके थे। 1707 के बाद, उसके पहले तो एक बहुत बड़े साम्राज्य मुगल साम्राज्य चल रहा था, लेकिन औरंगजेब मरा तो धीरे धीरे केवल दिल्ली में ही मुगल साम्राज्य सिमट के रह गया। बाकी छोटे छोटे जो उनके रहे थे उनके अधीन वही लोग स्वतंत्र होते चले गए। और इन सभी में हम लोग देखें ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में सभी लोग जानते हैं महारानी एलिजाबेथ के हस्ताक्षर से भारत में व्यापार करने के लिए कुछ इंग्लैंड के अमीर व्यापारियों का एक शेयर होल्डर बनाए गए कि कौन कौन पूंजी लगाएंगे। ये हमारा एक कंपनी होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये भारत में बिजनेस करेंगे। इनको एकाधिकार होगा, इनको छोड़ के इंग्लैंड का कोई व्यक्ति अगर पैसा है भी तो वो चाहेगा भारत में बिजनेस करना, अगर करता है तो जेल भेज दिया जाएगा। बिजनेस सिर्फ एक कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग देखे, हिस्ट्री में सुने थे, इनको परमिशन मिला। बाकी कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, सब जहांगीर का दरबार, ये सब आप इतिहास में हल्का सुन चुके हैं। अब धीरे धीरे बात आपको करें कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जब बिजनेस के लिए आई तो उसको बहुत लाभ मिला, और लाभ का जो शेयर होल्डर था, ये जो भी पूंजी लगाए थे उनको तो मिलता ही मिलता था, राजा भी उसमें कुछ हिस्सा लेते थे। ब्रिटिश संसद में भी जो सदस्य थे उनको भी हिस्से मिलते थे। यानी इसका पैसा पूरे सब जगह जाना शुरू हो रहा था इंग्लैंड में। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए यहां से पॉलिटी का पार्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप सुन रहे हैं, एक कंपनी में भी दो भाग बांटे हुए थे। इसमें एक को हम लोग कहते थे, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक थे बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर। ध्यान दीजिए, दो बात चल रही थी। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, और इसीलिए जो जो व्यक्ति उसमें अपना शेयर लगाए थे वो सभी व्यक्ति बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य होते थे। और प्रोप्राइटर मतलब ये मालिक है, जो इनकम होगा इन सभी में बटेगा। और इसी प्रोप्राइटर में से 24 व्यक्ति को एक साल के लिए डायरेक्टरशिप दिया जाता था। ये मालिक ही डायरेक्टर बनते थे। इसी में से 24 व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, और ये डायरेक्टर लोग का था कि ये चलाएंगे एक साल कैसे शासन चलेगा, यानी व्यापार कैसे चलेगा। मुख्य रूप से तभी व्यापार की बात चल रही थी। और इन लोग अपना जो व्यापार में मुनाफा होगा ये सभी यहाँ पे मिलकर के यहाँ बांटेंगे। कुछ हिस्सा उधर राजा को संसद में, उधर भी हल्का घूस के रूप में या जैसे वो दे देंगे। धीरे धीरे इन लोगों ने जब शुरू किया तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको बहुत आनंद आया, क्योंकि धीरे धीरे इनको पूरा बंबई मिल गया। बंबई दहेज में मिला था, कहानी आप सुने थे, उससे इनको बंबई मिला, मद्रास मिला, और धीरे धीरे इनको पलासी और बक्सर की लड़ाई जो आप सुने हो 1757 और 1764, ये 1764 के बक्सर की लड़ाई के बाद आप पढ़ चुके हो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा इस समस्त प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता की दीवानी प्राप्त हो गई। दो बात था, दीवानी और फौजदारी। दीवानी मतलब होता है पैसा कौड़ी का हेड, और फौजदारी का मतलब है सेना का हेड। राजा का दो ही काम था, फौजदारी मतलब सेना का नियंत्रण करना, और दीवानी मतलब आर्थिक रूप से उसको नियंत्रण करना। तो पैसा का हेड 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी पैसा आना शुरू हो गया, और जब बहुत सारे पैसा आना शुरू हो गया तो अब इंग्लैंड का ध्यान भी आना शुरू हो गया। संसद ने तय कर दिया कि 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष हम लोग को चाहिए, तुमको जो करना है करो। देखिए धीरे धीरे मामला अब शुरू हो रहा है पॉलिटी का, और जिन लोगों का ध्यान आएगा हम उम्मीद करते हैं कि आपको किसी क्षण भारी भी नहीं लगेगा, और धीरे धीरे हम लोग हर चीज सीखते चले जाए। तो हम लोग अभी सुने कि जब यहाँ पे बक्सर की लड़ाई में ये जीते 1765 में, जैसे ही इलाहाबाद की संधि हुआ और उसके बाद यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सत्ता की दीवानी मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी काफी पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो ब्रिटिश संसद भी टाइट हुआ, और ब्रिटिश संसद तय किया कि 4 लाख पाउंड हर साल हम लोग को तुम्हें देना है, हम लोग जितने सदस्य हैं बांट ले। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर जो थे इनको टेंशन होने लगा कि 4 लाख अब हर साल दे देंगे, ये तो हम लोग का बचत था, ये तो बहुत ज्यादा मांगना शुरू कर रहे हैं। तो इन लोग भी अपना एक प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। 1772 आते आते 65 से 72 तक दी, 1772 आते आते इन लोग ईस्ट इंडिया कंपनी एक गेम खेली, उसमें इनकम ही कम दिखाना शुरू कर दी, और 1772 आते आते घोषणा करना शुरू कर दिए
कि ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो रही है, कोई पैसा इसके पास नहीं है, ये 4 लाख पाउंड कहां से देगी। यहां तक 1772 में जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या की, बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड कर्ज के लिए आवेदन दे दिया कि हमको कर्ज दीजिए, नहीं तो हम नहीं चल पाएंगे। और ये चीज सभी ब्रिटिश संसद समझ रही थी। वहां पे सरकार थी लॉर्ड नॉर्थ का, और लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री हैं, ये सब समझ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकम खूब है, ये अपना मनमानी कर रहा है, चूंकि हम लोग कोई नियम कानून बनाए नहीं है और इसीलिए इसको जैसे समझ में आ रहा है वो वैसे कर रहा है। लॉर्ड नॉर्थ ने एक समिति बनाया, प्रवर समिति। ये गुप्त समिति थी, ये किसी को जानकारी नहीं दी, और प्रवर समिति का ड्यूटी मिला कि इंडिया जाके देखो क्या सही में ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा नहीं आ रहा है या झूठ बोलता है। तो प्रवर समिति ने रिपोर्ट दिया कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी पैसा मिल रहा है, हर जगह से कमा रहा है, वो दिवालिया की स्थिति पे नहीं है। और इसीलिए यहां पे लॉर्ड नॉर्थ कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, और 1773 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ ने अब कहा कि कंपनी कैसे शासन प्रशासन करेगी, इसके लिए एक नियम होगा, कैसे चलोगे। अब बताओ, तुम्हारे घर में पंखा है तो अभी तो पंखा का तुम नहीं कुछ कर रहे होगे, ये तुम भी समझ रहे हो, अभी सब पंखा ठीक से चल रहा हो, लेकिन जैसे ही नवंबर दिसंबर आ जाएगा तो तुम्हें महसूस होने लगेगा कि सोते समय गर्मी लगता है, लेकिन अगर पंखा चला दिए तो उठते समय ठंडा लगने लगेगा। तो क्या होगा, पंखा को सोते समय तेज, बीच में उठेंगे तो कम, सुबह होते होते 1 पर करना होगा। इसके लिए पंखा में रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। रेगुलेटर तो सब लोग समझते हो, रेगुलेटर का मतलब है रेगुलेट करना, जितना चाहे उतना पे चलाना, इसी को रेगुलेटर कहते हैं। और इसीलिए 1773 ईस्वी में इंग्लैंड के संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि अब हम निकल कसेंगे, और एक नया नियम कानून लाया जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। और यहीं से हमारा शासन प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू हो चुका है। इसके पहले तो जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर होते थे, वो लोग जो तय कर दिए वही चलता था। लेकिन अब यहां से रेगुलेटिंग एक्ट से नियम कानून होगा, उसी के अनुसार चलना होगा। और तब रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, तमाम हम लोग डिटेल अब यहां से पॉलिटी अगले दिन से शुरू कर लेंगे। तो अब आपका क्लासेस इधर लगातार पॉलिटी हम ही लेंगे, इस बैच में पॉलिटी आपका लगातार चलते जाएगा, और बिल्कुल जीरो लेवल से आपका क्लास शुरू होगा। एक एक चीज आप ध्यान दे दोगे। पहले सभी संवैधानिक विकास जो है सबसे पहले उसी को पढ़ाएंगे, तब हम लोग एक एक करके चलेंगे, संविधान के गुण, फिर उसके भाग, और फिर एक एक करके बढ़ते चला जाए। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। नेक्स्ट क्लास मंडे हम लोग इससे आगे चलेंगे। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ का भी प्रावधान हम लोग कर लेंगे, पीडीएफ आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। पॉलिटी में आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और आपका ठीक ठाक चलते जाएगा। करंट अफेयर अभी नहीं कर रहे हैं, जब तक डेट का कोई डिसीजन नहीं हो जाए तब तक क्लास में सब चीज खत्म बोल करके आपको खत्म नहीं बोलेगा। हमने 2 महीना कर करके 4 महीना आपको पैसा ले चुके रहते, आपका सीधा कहीं ना कहीं इसको डाल देते और कहते कि बस फिर से डिस्प्ले नहीं हुआ पैसा। कई बच्चा पूछा भी कि सर मेरा खत्म हो रहा है, घबराओ नहीं, एकदम आराम से जाते जाकर पढ़ते जाइए। हमारा उद्देश्य है आप लोग एकदम निश्चित रूप से रिजल्ट दीजिए। गूगल का पीडीएफ हमको लगता है लोड हुआ होगा, अगर नहीं है तो देख लेते हैं, आप उसको लोड कल करवाएंगे, कल आपका लोड हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। ये मानता नहीं आप लोग का प्यार है, जिसमें मुझे सबसे खुशी का इंतजार है, आप लोग रिजल्ट दीजिए, वो क्षण का इंतजार रहता है, और उसमें हमें सबसे ज्यादा खुशी आएगी कि चलिए सब लोग जुड़े। और इसीलिए हम देखें कि पॉलिटी एक विषय था जिसे हम नहीं पढ़ाए थे कभी, तो हम देखें कि आप लोग का प्यार है, अपना सब लोग है, यहाँ पे खूब मजेदार पॉलिटी भी चलेगा। बाकी पॉलिटी हमारे बीपीएससी बैच के लिए तो दीपक सर चल ही रहा है, लेकिन उनका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, इसमें बच्चे को कभी नहीं पढ़े, उनको दिक्कत हो। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग को इकोनॉमिक्स का क्लासेस पढ़ एक एक जाना शुरू होगा मंडे से, इकोनॉमी भी हो जाएगा, पॉलिटी भी हो जाएगा, कोई विषय बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ करंट अफेयर छोड़े रहेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन कुछ आता है, करंट अफेयर डेली क्लासेस करेंगे, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपका आराम से निकलते चला जाएगा। और जितना अच्छा हम देख रहे हैं, दुर्गा बैच में भी टेस्ट ले रहे हैं, बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है, आप लोग का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। बिहार पुलिस ने कहा, बिहार पुलिस का जब नोटिफिकेशन दिखाएगा तो नया बैच हम शुरू करेंगे। हम नया बैच बहुत बना के नहीं रहते, बने हुए बैच को ठीक रखना है। बहुत बैच बना दो, दूसरा बैच बना दो, बाकी कोचिंग में तीसरा चौथा बहुत सारे राउंड होते रहते हैं। हमारा ध्यान बैच बनाने पर नहीं होता है, जो बैच बन गया उसमें जो लोग जुड़ गया